नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों को लेकर एक अहम बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी भी लेंगे हिस्सा। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मुठभेड़ स्थल से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल समेत अन्य गोला बारूद बरामद। फरार ट्रक ड्राइवर को खोज के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव में कुल 23 जिलों की 68 नगर पालिका के लिए मतदान जारी। पहली बार हर वोटर सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर कर रहे हैं चुनाव। इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें हैं शामिल। 30 दिसंबर को होगी मतों की गिनती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना में श्री सीतारामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम भद्राचलम का किया उन्होंने दौरा। प्रसाद योजना के तहत भद्राचलम मंदिर में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास की रखी आधारशिला। साथ ही समक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का भी किया उद्घाटन। रूस ने की तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। यूक्रेन में रूसी अभियान के कारण उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा लागू करने वाले देशों के खिलाफ उठाया कदम। अगले साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 महीने के लिए लगी रोक। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान के प्रतिबंध की निंदा की। देश में मानवाधिकारों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता की व्यक्त। महिलाओं और लड़कियों से संबंधित नियमों को उलटने के लिए तालिबान से किया आह्वान। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक से पहले लद्दाख के विकास और सुरक्षा स्थिति को लेकर भी दोपहर 3 बजे एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और जम्मू कश्मीर पर अहम बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों पर इस बैठक में चर्चा होगी। केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक से पहले लद्दाख के विकास और सुरक्षा स्थिति को लेकर भी अहम बैठक होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, गृह मंत्री अमित शाह इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। तो जम्मू कश्मीर पर अहम बैठक, और हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो बैठकें हो रही हैं, क्या कुछ एजेंडा इनमें रहेगा? इन दिनों आप कह सकते हैं कि करीब करीब हर महीने गृह मंत्री जम्मू कश्मीर हो और लद्दाख हो, खासतौर से यहाँ चाहे विकास की स्थिति हो या फिर सुरक्षा स्थिति हो, उसकी लगातार वो समीक्षा करते हैं। तो ये एक नियमित बैठक कही जा सकती है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण एजेंडा रहने वाला है। आपने जो जानकारी दी, जो लोग शामिल होंगे, उसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर की अगर बैठक की बात करें तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मुमकिन तौर पर एक प्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा, खास तौर से जो विकास की जो पूरी स्थिति है उसको लेकर खास तौर से बात की जाए तो हम जानते हैं कि जो सेंट्रल सेक्टर के स्कीम्स है, चाहे उज्ज्वला योजना हो
सौभाग्य स्कीम हो, इस तरह के स्कीम्स में 100% एक तरह से सैचुरेशन है, तो वो स्थिति कायम रहे उसकी कोशिश है। तो साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वो पैकेज था, उस पैकेज को लेकर जो अब काम थोड़े बहुत बचे हुए हैं उन कामों का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का। तो इसके अलावा हाल के समय में कई टारगेट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए, चाहे अमृत सरोवर योजना की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, तो इस तरह के योजनाओं की क्या स्थिति है उसकी जानकारी दी जाएगी। तो जो एग्रीकल्चर को लेकर नए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर भी एक स्कीम जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसको लेकर किस तरह से बात आगे बढ़ाई जा रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात हो या रोजगार के नए अवसर जो बनाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या स्थिति, तो इन तमाम मसलों पर समीक्षा होगी। सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो जरूर हम जानते हैं कि आज ही 4 आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में किया है, और उस संदर्भ में देखें तो हम जानते हैं कि ये वो समय है जब लगातार आतंकी संगठनों की और खासतौर से पाकिस्तान सीमा पार से लगातार कोशिश होती रहती है कि जम्मू कश्मीर में आतंक का असर दिखाया जाए। लेकिन बीते 3 साल के आंकड़ों की बात की जाए, साल 2019 से अब तक के आंकड़ों की, और उसकी अगर आप तुलना करें उससे पहले के 2016 से 2019 के आंकड़ों से, तो 60% जो सिविलियन फैटेलिटी है उसमें कमी आई है, 60% कम मौतें हुई है नागरिकों की, 55% सुरक्षा कर्मियों की कम मौतें हुई है, और मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल में देखे जाए तो 90% सिविलियन डेथ कम हुआ। तो सुरक्षा स्थिति में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि लगातार इन दिनों जैसे ड्रोन के जरिए चाहे मादक पदार्थ हो या फिर हथियार वो भेजे जाने की बात हो, ठंड का फायदा उठाकर, कोहरे का फायदा उठाकर आतंकी भेजने की कोशिश, तो इन तमाम चीजों के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, पहले से जो मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है उसको और कैसे कसावट लाई जा सकती है, तो इन तमाम चीजों की भी गृह मंत्री समीक्षा कर सके। बिल्कुल, और इसके साथ ही लद्दाख के विकास और सुरक्षा स्थिति पर भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है सुधाकर। जी बिल्कुल, देखिए और ठीक जम्मू कश्मीर की तरह भी लद्दाख की बैठक 3 बजे होगी और जम्मू कश्मीर वाली बैठक 4 बजे है। तो लद्दाख वाली बैठक में भी वहां के LG RK माथुर वो शामिल होने वाले हैं, और जो अन्य प्रमुख अधिकारी हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो केंद्र के लोग हैं, चाहे होम सेक्रेटरी हो या फिर IB रॉ चीफ, BSF CRPF चीफ, ITBP चीफ, तो ये तमाम लोग शिरकत तो करेंगे ही। तो निश्चित तौर पर वहां भी लद्दाख में भी जो बीते दिनों कई कदम उठाए जा रहे हैं, हम जानते हैं कि G20 बैठकों का आयोजन चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, तो वो भी एक एजेंडा इन बैठकों में रह सकता है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि G20 की जो 200 बैठकें हैं वो देश के हर हिस्से में आयोजित की जाए। श्रीनगर को फिलहाल और लद्दाख को भी एक एक बैठक की अभी तक जिम्मेदारी मिली है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। उसके अलावा पर्यटन बढ़ाने के उपायों की बात हो, लद्दाख में जो स्थानीय स्तर पर रोजगार को और ज्यादा बढ़ाने के उपायों की बात हो, तो इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी। जाहिर तौर पर सुरक्षा स्थिति की भी, क्योंकि ITBP की अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, और जो लद्दाख से जुड़े हुए सीमा क्षेत्रों पर ITBP की भी प्रभावी उपस्थिति है, तो उन तमाम चीजों की भी गृह मंत्री इस बैठक में समीक्षा कर सकते हैं। सुधाकर, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, अगर 370 के बाद की स्थिति देखते हैं तो तमाम जो लोगों की आशाएं थी वो तो परवान चढ़ी ही हैं, उनकी जो नए विकास के द्वार हैं वो तो खुले ही हैं। आगे भी और जो नए कदम हैं उन पर लगातार सरकार समीक्षा भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है। इसके बावजूद कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें अभी भी क्रूशियल माना जा रहा है, उन पर भी विचार विमर्श हो सकता है? देखिए, हम जानते हैं कि अब पिछले बीते 3 वर्षों की खासतौर से बात की जाए, सबसे बड़ी एक तरह से चुनौती थी और जिसको पार पाया, और जो सुरक्षा व्यवस्था थी, हमने देखा कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया गया, रिकॉर्ड नंबर में किस तरह से आतंकियों का खात्मा किया गया, और कई जिले अब जो एक वक्त में आतंकी गढ़ माने जाते थे वो आतंक से मुक्त हो गया। श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के कई शहरों में होम थिएटर, एक तरह से सिनेमा हॉल खुल रहा है, तो एक तरह से जो नॉर्मलसी की स्थिति बनी है। तो अब सुरक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर स्थानीय स्तर पर निवेश बढ़े। हम जानते हैं कि बीते
सीजन की बात की जाए तो रिकॉर्ड मात्रा में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट पहुंचे हैं। सही तरीके से, सफल तरीके से अमरनाथ यात्रा का संचालन हुआ, तो जो इस सीजन में भी टूरिस्ट की आमद बढ़े, उनके लिए सुविधाएं बढ़े, तो हर स्तर पे इसके लिए जो एक सुनियोजित तरीके से, एकीकृत तरीके से काम करने की आवश्यकता है। उसके अलावा किसानों पर बहुत ज्यादा फोकस है। हम जानते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसकी कैसे पैदावार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बढ़े। G20 की बात कर रहा था मैं रमा, श्रीनगर को एक बैठक अलॉट किया गया G20 का केंद्र सरकार के द्वारा, और उनकी मांग ये भी है कि एक बैठक जम्मू के लिए भी अलॉट किया जाए, तो उसके लिए भी एक निवेदन इस बैठक में रह सकता है। जो सैचुरेशन जिन योजनाओं का हो चुका है, उसके अलावा हम जानते हैं कि पीएम मोदी ने आह्वान किया कि देश के हर जिले में अमृत सरोवर बनाया जाए, तो उसके लिए क्या कुछ स्थिति है, उसमें कितना कुछ आगे काम बढ़ा है। जल जीवन मिशन में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की जो योजना है, उसमें भी सैचुरेशन आ सके, तो ये कुछ जो फोकस एरिया रहेंगे। जाहिर तौर पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसका किस कदर जमीन पर असर हो रहा है, जो कमिटमेंट विभिन्न औद्योगिक ग्रुप्स ने की थी, उसमें कितना काम आगे बढ़ा, तो ये सब भी इस बैठक में समीक्षा के लिए गृह मंत्री के सामने रखे जा सकते हैं। आप नजर बनाए रखें सुधाकर। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने आज जम्मू के सिद्रा इलाके में एक ट्रक में सवार 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक की असामान्य आवाजाही देखी। श्रीनगर जा रहे ट्रक को पुलिस ने सिद्रा ब्रिज के एक नाके पर चेकिंग के लिए रोका। चालक घने कोहरे का फायदा उठाकर ट्रक छोड़कर शौच के बहाने फरार हो गया। ट्रक की तलाशी लेने के दौरान अंदर छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया। गोलीबारी के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए और वाहन में आग लग गई। एडीजीपी ने कहा, मारे गए आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे। मुठभेड़ स्थल से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल समेत अन्य गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। ट्रक चालक फरार है और उसकी तलाश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। During the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us, and we retaliated. The driver, in the meanwhile, ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle, that means 8 big weapons, and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. और हमारे संवाददाता रमेश रैना जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले यही कि एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस की कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का वो इलाका है और न्यू ईयर का टाइम है, न्यू ईव के समय वहाँ पर बहुत से पर्यटक भी जाते हैं, तो एक बड़े घटना के फिराक में आतंकवादी ये थे, इस तरह से लगता है। किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है और अभी तक क्या कुछ पता लग पाया है? देखिए रमा जी, आज सुबह एक 7 और 7:30 के बीच में एक एनकाउंटर हुआ। ये जम्मू का बाहरी इलाका है, ये कोई 5-6 किलोमीटर दूर है। जम्मू जो पुराना जम्मू शहर है, वहाँ से एक सिद्रा का इलाका है, एक नेशनल हाईवे जाता है, पूरा सिंध घाटी की तरफ जाता है ये हाईवे। तो वहाँ पर कुछ पुलिस को कुछ इनपुट्स भी पहले मिले थे, क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है, एक न्यू ईयर भी है, तो उसको देख के पुलिस ने काफ़ी मुस्तैद थी, चाकू चौबंद थी। तो कुछ इनपुट्स भी थे कि शायद कुछ आतंकवादी, आप ये भी देखा गया कि आतंकवादी कुछ है वो सीमा पार से आते हैं, कुछ वो उनकी कोशिश ये होती है कुछ ना कोई बड़ी घटना अंजाम दे दे, और उसको देखते हुए पुलिस काफ़ी चाक चौबंद थी। और आज उन्हें एक ट्रक में देखा, वो उसकी एक अनयूजुअल मूवमेंट थी, तो उसका पुलिस ने पीछा किया, एक नाके पे उसको रोका, सिद्रा नाका, वहाँ पर उसको रोका। तो ड्राइवर को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर
वहाँ से एक्चुअली क्या सुबह सुबह जम्मू में देखिए काफ़ी धुंध होती है, फॉग होती है, उसने उसका फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग निकला। पुलिस ने जो सर्च पार्टी थी उसने इस ट्रक की तलाशी लेना शुरू कर दिया है। जो ही तलाशी उन्होंने शुरू कर दी तो अंदर से कुछ वो जो आतंकवादी छुपे थे ट्रक के अंदर, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। तो वापस पुलिस पार्टी जो थी उन्होंने भी वापस जवाबी फायरिंग की। उस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। और जैसे कि एडीजीपी साहब ने कहा कि वहाँ पर 8 राइफल्स हैं, जिसमें 7 AK-47 राइफल्स हैं, 1 M4 राइफल है, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में वो एम्यूनिशन वगैरह वो भी मैंने वहाँ से रिकवर किया। अभी ये कि इनका ये अभी इनकी जो 4 टेररिस्ट जो मारे गए उनकी शनाख्त की जा रही है, किस इनका संबंध किस टेररिस्ट आउटफिट से था। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ड्राइवर का वहाँ से भागना है उसके लिए अभी भी तलाशी अभियान जारी है और उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि ये आतंकवादी कहाँ से ट्रक में बैठे थे, इनका क्या प्रोग्राम था, क्या मंसूबा था, क्या वो ट्रक ड्राइवर था उसका भी किसी ग्रुप के साथ संबंध था कि नहीं है। तो उसके लिए पुलिस भी जांच कर रही है, तो वो पता चल रहा। हाँ, रही बात यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि आज देखिए कि हमारे यहाँ वैष्णो देवी का श्राइन है, उसमें दिसंबर के महीने में भारी मात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और पूरी भीड़ होती है जम्मू शहर में। तो अगर ये जो दहशतगर्द थे, ये आतंकवादी थे, अगर ये अपने मंसूबे में अपने नापाक जो उनके मंसूबे अगर उसमें कामयाब होते थे, एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन उसको सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने पूरी तरह से विफल कर दिया। जी रमा। जी रमेश जी, जिस तरह से आपने बताया है कि जो 7 AK-47 राइफल्स वहां से मिली हैं, 4 आतंकवादी मारे गए हैं, क्या लगता है कि आतंकवादी कुछ ज्यादा संख्या में भी हो सकते थे और जिस पैटर्न पे ये योजना बनाई गई है उससे क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, ऐसा हो सकता है जब भी कोई आतंकवादी जब भी कोई इनको घटना अंजाम देनी होती है, क्या करते हैं आपने देखा होगा कि आपने भी काफ़ी JNK कवर किया, आप करते रहते हैं, आतंकी घटनाएं आपने भी कवर की। क्या होता है नॉर्मली ये ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है शायद ये एक ग्रुप था, दूसरा ग्रुप भी कहीं होगा। इसलिए जो अभी जो सर्च ऑपरेशंस है वो अभी भी जारी है उस इलाके में, क्योंकि थोड़ा बाहर का इलाका है, थोड़ा सा वहाँ पर वो कुछ ये बोले कि सुबह धुंध थी, हो सकता है शायद कोई और ग्रुप होगा या कोई और कहीं अभी छुपे होंगे यहाँ पर। तो उसके लिए लगता है अभी पुलिस के जांच करे, क्योंकि 7-8 राइफल्स का पकड़ना, जिसमें 7 AK-47 राइफल्स हैं, 1 M4 राइफल है, उसका मतलब है कि शायद संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। तो वो एक विषय का जांच है, उसमें पुलिस लगी होगी, वो पता कर सकते कि क्या और भी कोई क्या आतंकवादी है कि नहीं। और इसलिए मुझे लगता है अभी उसकी जो तलाशी अभियान है वो अभी जारी है वहां पर उस एरिया में। और पूरे ये भी बता दूं कि अभी पूरे जम्मू क्षेत्र में उन्हें अलर्ट जारी किया हुआ है। वो जो इलाका है जम्मू शहर से जो सिदरा का इलाका है वहां पर अभी वो यातायात पूरी तरह से बंद है, मतलब सारी गाड़ियां वहां पर बंद कर दी गई है, वो रास्ता पूरी तरह से उन्हें सील कर दिया है। और जो ट्रक थी जिसमें ये आतंकवादी छुपे थे उसमें आग लग गई थी। तो अभी भी जैसे एडीजीपी ने कहा अभी इसमें आग पूरी तरह से बुझी नहीं थी, जब तो उसके बाद भी अब देखा जाएगा कि कहीं और भी कोई आतंकवादी तो नहीं था इसमें। हाँ रमेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो पूरा इलाका है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसके आसपास के जो इलाके हैं किस तरह से वहां पर अलर्ट है, किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है और किस तरह से जो पूरा इलाका है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि 26 जनवरी आने वाला है, अभी न्यू ईयर ईव है, अभी 4 दिन के 5 दिन के बाद नया 2-3 दिन के बाद नया साल है। तो वैसे भी इस हालत में हमारी जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, वो काफ़ी मुस्तैद होते हैं, मतलब अलर्ट पे होते हैं। और आज हमारा ग्रिड जो है वहाँ पर भी पूरी तरह से सुरक्षा लगी हुई है, क्योंकि मतलब कोशिश हमें आप देखिए हमेशा जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, उसकी हमेशा कोशिश होती है कि अपनी तरफ से वहाँ से भारत के हमारे यहाँ पर आतंकवादी धकेल दे। तो हमारा जो ग्रिड था, सिक्योरिटी था, वो भी काफ़ी अलर्ट था। और हमारे जहाँ पर जम्मू शहर में सुरक्षा के काफ़ी चाको चौबंद थे। और यही हम कहेंगे कि जो हमारी जो मुस्तैदी थी हमारी पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने, उसकी वजह से बहुत बड़ा जो मतलब ये दुर्घटना हो सकती थी वो उसको उन्हें विफल कर दिया पुलिस ने। और जहाँ पर आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि 5 से 5 किलोमीटर जम्मू का जो पुराना शहर है, वहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है। और ये यहाँ से एक डायरेक्ट हाईवे जो है श्रीनगर को चला जाता है। तो ये उसी ट्रक में थे। तो यही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका यहाँ से लेके ये शायद कश्मीर घाटी जाना चाहते थे या रास्ते में कहीं और को दुर्घटना अंजाम देना चाहते थे। वहाँ पर है इलाका सिदरा है, 5 किलोमीटर हमारे पुराने जम्मू शहर से ही है। रमा
जी रमेश जी, जो घटना है उससे लगता है कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जम्मू संभाग के रामबन जिले के बनिहाल इलाके में आज सुबह एक ही परिवार के 4 सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बनिहाल के चैकनरवा चोपनपोरा इलाके में एक ही परिवार के 4 शव उनके घर के अंदर मिले। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जबकि शवों को औपचारिकताओं के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। एसएचओ बनिहाल मोहम्मद अफजल ने बताया कि 4 शव बरामद किए गए हैं और वे आगे की जानकारी का पता लगा रहे हैं। हम मीडिया प्राइम में फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मीडिया प्राइम में और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। बात करेंगे बिहार नगर निकाय के चुनावों की। बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव में 68 नगर पालिका के लिए बुधवार सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। शुक्रवार 30 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना होगी। इस बार एक मतदाता अपने नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड परिषद के लिए 3 बार मतदान कर रहे हैं। इस चुनाव में पहली बार हर वोटर को सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव का मौका दिया गया है। दूसरे चरण में राज्य के 23 जिलों में मतदान हो रहा है। जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस चरण में 68 निकायों में 68 मुख्य वार्ड पार्षद, 68 उप मुख्य पार्षद और 1529 वार्ड पार्षद पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के कुल 68 नगर पालिका के लिए मतदान चल रहा है। शाम के 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने पटना में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। तंत्र के अंदर मतदान का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि अभी भी समय है, दिन भर का समय है, ठंड है, उसके बावजूद घरों से निकले और अपना वोट जरूर दें जो है। वहीं 30 दिसंबर को कोलकाता में पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मोदी का सामना नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वे गंगा परिषद की बैठक से भाग रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, इसे वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखिए जाते कि नहीं जाते कि वहाँ भी किसी और को भेज देते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे, ये उचित नहीं है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से मतदान चल रहा है और क्या जानकारी मतदान स्थलों से मिल रही है। हाँ जी रमा, पटना नगर निगम के साथ प्रदेश के अन्य 67 नगर निगमों में वोट डाले जा रहे हैं। पटना सहित राज्य के 23 जिलों में वोटिंग हो रही है। इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायत शामिल हैं, जहां आज वोटिंग हो रही है। आज के मतदान में पटना नगर निगम के 75 वार्डों के वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। पहली बार पटना नगर निगम के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है और इसमें पटना नगर निगम क्षेत्र की जनता अपने वार्ड पार्षदों के साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर पहली बार सीधे मतदान करके चुनेगी। मतलब शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रदेश भर में 28,000 से भी अधिक पुलिस फोर्स तैनात है। रमा, बिल्कुल, किस तरह का बदलाव कहा जा सकता है जब सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने का मौका जनता को मिल रहा है? जी बिल्कुल, माने बदलाव तो है ही और लोगों में उत्साह भी है कि हम सीधे अपने मेयर को और डिप्टी मेयर जैसे पद पर चुनाव कर रहे हैं और काफी उत्साह हम देख रहे हैं। इसके लिए मतदाताओं में बड़ी कई लंबी लाइनें लगी हैं। महिलाएं भी बहुत खुलकर भाग ले रही है और चूंकि महिलाओं के लिए पटना नगर निगम खास करके मैं चर्चा करना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इस नाते भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहली बार तो मेयर और डिप्टी मेयर की चुनाव लड़ रही हैं और साथ ही बहुत उत्साह है महिलाओं में वोट देने के लिए। रमा, बिल्कुल, जिस तरह के ये जो 2 बदलाव आप बता रहे हैं, एक तो 3 बार चुनने का मौका मिल रहा है, दूसरा सीधे मेयर और डिप्टी मेयर को चुन सकते हैं। इसके अलावा चुनाव तो चाहे किसी भी स्तर का हो बेहद महत्वपूर्ण होता है, लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन ये चुनाव इसलिए भी चर्चा में है कि जो प्रथम चरण का मतदान हुआ था और उसके बाद से जिस तरह की खबरें आई थी उसको देखते हुए भी राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण इसे बताया जा रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और खास करके मैं बताना चाह रहा हूं कि जो डिप्टी मेयर के जो चुनाव है पटना नगर निगम के, वो खास करके महिलाएं तो बहुत चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लड़ाई है या 2 गठबंधनों के बीच में, एक तो भाजपा गठबंधन है और दूसरे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और इन्हीं लोगों के बीच में खास करके जो मुकाबला देखने को मिल रहा है। बाकी तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अपने अपने पॉकेट्स हैं, वोट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई जो है जिसको कह रहे हैं कि आप राजनीतिक मामला है और मुख्य रूप से राजनीतिक मामला है और इसके रिजल्ट से भी बहुत सारे राजनीतिक समीकरण सामने आएंगे। रमा, बिल्कुल, वही उन्हीं समीकरणों को आपसे और विस्तार से समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये अहम हो जाता है, किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह से ये दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक तो हम कहना चाहेंगे ये कि हाल ही में जो बिहार में जो सरकार बदली है और सरकार बदलने के साथ ही जिस तरह से महागठबंधन एक पाले में आया है और भाजपा दूसरे पाले में, और इसके पहले दो विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें गोपालगंज और कुढ़नी के उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा माने अप्रत्याशित रूप से इसको कहिए कि जिसकी महागठबंधन को कहीं से उम्मीद नहीं थी, उस स्थिति में, और ये एक पहली घटना है, भाजपा पहली बार अकेले चुनाव लड़ी है दोनों जगह पर और ये अपने आप में बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी घटना है कि भाजपा दोनों जगह अकेले चुनाव लड़के और चुनाव जीती है। जाहिर है इसका बहुत बड़ा मैसेज है, संदेश है, एक तरह से राजनीतिक संदेश भी है और महागठबंधन के लिए भी बड़ा संदेश है। जहां 7 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वहां अकेले भाजपा अगर जीत जाए कहीं विधानसभा की सीट तो ये एक बड़ा मैसेज है रमा, और सचमुच में ये इसी तरह से हमको कुछ अप्रत्याशित देखने को मिलेगा इस नगर निकाय चुनाव में भी और पटना के मेयर के सीट पर भी। रमा, बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 8A के तहत अंतर्गत असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का फैसला किया है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे 1 जनवरी 2023 से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य में किसी भी नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की मंजूरी न दें। दुनिया के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत सरकार सतर्कता बरत रही है। सरकार ने 24 दिसंबर से हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए रैंडम जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों यानी 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को एयरपोर्ट पर की गई जांच में 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन 3 दिनों में कुल 3,994 सैंपल की जांच की गई है। इन सैंपल्स को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिया गया है। और अब नजर डाल लेते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 188 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 141 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.18% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.14% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,468 है। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 90,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 22 करोड़ 38 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल जगत से करीबी बेहद जरूरी है और भारत के जंगलों में रहने वालों के साथ अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी का संवाद भारत के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एक नया अवसर साबित होगा। नई दिल्ली में अमेज़न फ्यूचर इंडिया और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के बीच आपसी करार किया गया और एकलव्य स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अमेज़न फ्यूचर इंडिया और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट मिलकर जो प्रयास करने जा रहे हैं उससे जनजाति के बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी मिलने से अपना भविष्य बनाने के नए अवसर मिलेंगे। सारे स्कूलों में तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ये हमारी कोशिश है। पहले से भी कुछ कोशिशें हुई है। अब जब समय बदल रहा है तो उसके अनुसार और बेहतर तरीके से आज की आवश्यकता के अनुसार, जैसे हम ऐसे एक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आज कोडिंग की बात हो रही है, आज वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, तो इस तरीके से VR MR की बात हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर छात्रों को स्थानीय स्तर से लेकर ग्लोबली सोचने की जरूरत है। सीमा सुरक्षा बल ने कल असम में भारत बांग्लादेश सीमा के पास से एक वाहन से नशीली याबा गोलियों की बड़ी खेप पकड़ी है। वाहन की तलाशी के दौरान उसमें 17,000 याबा टैबलेट बरामद हुई। जब्त की गई इन गोलियों की कीमत 1.70 करोड़ रुपए है। BSF ने वाहन चालक को भी पकड़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक झोपड़ी में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मऊ के शाहपुर गांव में मंगलवार रात 10 बजे के करीब आग की चपेट में आने से घर के 5 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों से सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग और राहत दल मौके पर पहुंचा। वो इस पूरे मामले में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि गुड्डी देवी नाम की महिला अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में थी कि उसी समय चूल्हे की चिंगारी से उनकी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे महिला सहित उसके 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के इलाकों में अब प्रचंड ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 5:30 बजे 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पालम में पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर लगातार बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में
आज से शीतलहर की स्थिति में काफी कमी आने की संभावना है। 29 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और एडजनिंग हिमाचल प्रदेश एरिया में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में उत्तराखंड में भी स्नोफॉल हो सकता है। सो जब ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, इससे पहले टेम्परेचर राइज होता है और जाने के बाद टेम्परेचर फॉल होता है। यानी 30 तारीख तक हमारा टेम्परेचर राइज होगा और 31 से फिर टेम्परेचर फॉल होने का उम्मीद है। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घना कोहरा पड़ रहा है, जिसका असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से देश भर में तमाम ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण बहुत सी ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस, गणराज्य और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री 29-31 दिसंबर 2022 तक साइप्रस में रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने साइप्रस समकक्ष विदेश मंत्री योनिस कौसोलिदीस और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के अलावा आरओसी के व्यापार और निवेश समुदाय को संबोधित भी करेंगे। ऑस्ट्रिया में अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेमर्ट से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया में बसे भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। 2022 में राजनीति की किन खबरों ने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियां? देखते हैं यादें 2022 में राजनीति की राह क्या रही। साल 2022 के आते ही देश की राजनीति का सफर आगे बढ़ चला था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही रैलियों का शोर सुनाई देने लगा था। राजनीतिक कयासबाजियों का दौर तेज हो गया था। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी और मार्च के महीने में मतदान हुए। 8 मार्च को जब जनता का फैसला सामने आया, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से अधिक समय बाद कोई पार्टी और मुख्यमंत्री 5 साल शासन में रहने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर गया। योगी आदित्यनाथ ने फिर से यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली। वहीं उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार हर चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा भी टूट गई। बीजेपी को राज्य की जनता का फिर से समर्थन हासिल हुआ। पंजाब में आए चुनावी नतीजों ने भी कई दिग्गजों को धूल चटाई। आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। गोवा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही निराश किया। नतीजे बीजेपी के लिए खुशियों भरे रहे। जहां प्रमोद सावंत की अगुवाई में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की, तो मणिपुर में भी सत्ता की कमान भाजपा के खाते में आई। साल 2022 में 2 ऐसे राज्यों में भी सत्ता बदल गई जहां विधानसभा चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन राज्य की सत्ता का या तो चेहरा बदला या गठबंधन। शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हुई। नतीजा उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। 5 जुलाई को एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार ने शपथ ली। सत्ता में अपने साझेदार बदलने के खेल में माहिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का सफर तो जारी है, लेकिन राज्य की राजनीति में सारे समीकरण इधर से उधर हो गए। जेडीयू और आरजेडी ने फिर से गठबंधन कर लिया। तमाम छोटे दल भी साथ आए हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी राज्य में सत्ता में साझेदार से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई। 2022 में देश भर में अलग अलग जगहों पर लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट खाली करने के कारण हुए आजमगढ़ में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया। आजमगढ़ की जीत बीजेपी के लिए काफी बड़ी मानी गई। इस साल 25 जुलाई की तारीख भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के स्वर्णिम पन्ने पर दर्ज हो गई, जब देश को पहली बार
आदिवासी राष्ट्रपति मिली। 2022 में ही जगदीप धनखड़ के तौर पर देश को नए उपराष्ट्रपति मिले। किसान परिवार से आने वाले धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। साल के आखिरी महीने में 8 दिसंबर 2022 को गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने आए। 27 वर्षों से लगातार सत्ता में रही बीजेपी का गुजरात में सत्ता का सफर न केवल जारी रहा, बल्कि गुजरात के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत भाजपा के खाते में रही। हालांकि 8 दिसंबर को आए नतीजों में हिमाचल में बीजेपी फिर से सत्ता में बने रहने में सफल नहीं हो पाई। कड़े मुकाबले में कांग्रेस को राज्य में बहुमत हासिल हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। 2022 में शराब से जुड़े मुद्दे भी खूब चर्चा में रहे। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगे। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति को वापस ले लिया। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। दिसंबर महीने के बीच में ही बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत ने पूरे देश का ध्यान खींचा। शराबबंदी को लेकर और जहरीली शराब से मौत को लेकर नीतीश कुमार घिरते नजर आए। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस साल कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष का विधिवत चुनाव प्रक्रिया के बाद चयन किया। शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी नेहरू गांधी परिवारों के इशारों पर चल रही है। चुनावी हार जीत से इतर कुछ खबरें 2022 में सुर्खियों में रही। दिसंबर महीने में ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना के अवैध घुसपैठ का मामला दिसंबर में खूब सुर्खियों में रहा। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में ये मुद्दा छाया रहा। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए साफ साफ कहा कि चीन की सेना को उनकी पोस्ट पर वापस भेज दिया गया है। इस घटना में कोई भी भारतीय सैनिक न तो गंभीर रूप से घायल हुआ है और न ही किसी की मौत हुई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तेलंगाना के भद्राचलम में वनवासी कल्याण द्वारा आयोजित समक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर तेलंगाना में पर्यटन मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के 02 EMRS की प्रसाद परियोजना का आभासी उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि तेलंगाना के विकास में इन योजनाओं के माध्यम से इजाफा होगा, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन होता रहता है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों के विकास कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। ऐसे पर्यटन से लोगों की आजीविका और आय में भी वृद्धि होती है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रामप्पा मंदिर का दौरा कर दर्शन करेंगी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर 13वीं शताब्दी का अभियांत्रिकी चमत्कार है। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। रामप्पा मंदिर ये शायद विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसका नाम भगवान के नाम से ना होकर उसके शिल्पी के नाम पर है। और अब खबरें देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के बैंकों की सेहत को लेकर भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति रिपोर्ट जारी की है। रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में जानकारी दी है कि भारतीय बैंकों के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी GNPA यानी फंसे कर्ज का आकार घटकर सितंबर में
5% पर आ गया है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी भी दी है कि वित्त वर्ष 2021-22 के सितंबर 2022 में बैंकों का जीएनपीए कुल एसेट्स के 5% पर आ चुका है। रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2021-22 के आखिर में बैंकों का जीएनपीए 5.8% पर रहा था। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय बैंकों के उलट विदेशी बैंकों का जीएनपीए वित्त वर्ष 2021-22 में 0.2% से बढ़कर 0.5% हो गया है। आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कमर्शियल बैंकों की शाखाएं खुलने में 4.6% की बढ़ोतरी देखी गई। आरबीआई की रिपोर्ट में मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए बैंकों से कोई भी लापरवाही नहीं बरतने की नसीहत दी गई है। मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जीजी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में, और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से। और खेल जगत की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास है आज खेल जगत में? शुक्रिया रमा। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। अगले साल 3 जनवरी से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और केएल राहुल को आराम दिया गया है। वहीं शिवम मावी और मुकेश कुमार जैसे नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। T20 सीरीज के बाद भारतीय टीम 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगी। एक दिवसीय सीरीज के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे, वहीं हार्दिक पांड्या उप कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे। साल 2023 की शुरुआत भारत और श्रीलंका के बीच T20 और एक दिवसीय श्रृंखला के साथ होगी। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी से 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 10 जनवरी से 3 मैचों की ही एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगी। इन दोनों प्रारूपों के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव उप कप्तान की भूमिका में होंगे। इनके अलावा ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार श्रीलंका के खिलाफ भारतीय T20 टीम का हिस्सा होंगे। टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा फिट नहीं होने की वजह से इस सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। वे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे। रोहित के अलावा विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार भी T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं चयनकर्ताओं ने शिवम मावी और मुकेश कुमार को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। शिवम मावी को IPL 2023 सत्र के लिए गुजरात टाइटन ने खरीदा है। वहीं तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को भी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है।
मुकेश को आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। T20 सीरीज के बाद भारतीय टीम 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला खेलेगी। एक दिवसीय सीरीज में रोहित शर्मा की कप्तान के रूप में वापसी होगी, वहीं उप कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। इनके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह टीम के हिस्सा होंगे। चयनकर्ताओं ने वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। ये सभी खिलाड़ी T20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित की। डेविड वार्नर ने टीम के लिए सबसे अधिक 200 रन की पारी खेली, वहीं एलेक्स कैरी ने शतक लगाते हुए 111 रन की पारी खेली। स्टीवन स्मिथ ने 85, ट्रेविस हेड और कैमरन ग्रीन ने 51 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से नॉर्किया ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 386 रन की विशाल बढ़त हासिल की। जवाब में दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन बना लिए थे। बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से हरा दिया। मंगलवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड का शानदार खेल देखने को मिला। मुकाबले के शुरू से ही आक्रामक रही मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले हाफ में 2 सफलता मिली। पहला गोल 19वें मिनट में मार्कस रैशफोर्ड के शॉट से आया। इसके बाद एंथनी मार्शल ने 3 मिनट बाद ही दूसरा गोल दागकर मुकाबले में 2-0 की बढ़त दिला दी। तीसरा गोल फ्रेड ने 87वें मिनट में किया और मैच 3-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में चेल्सी ने बॉर्नमथ को हरा दिया। मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में चेल्सी ने 2-0 से जीत हासिल की। इस मैच में चेल्सी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच में चेल्सी की तरफ से पहला गोल काई हावर्ट्स ने 19वें मिनट में किया। इसके बाद 24वें मिनट में मेसन माउंट ने गोल किया और ये मुकाबला 2-0 से चेल्सी के नाम रहा। तो इस वक्त की खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। तालिबान द्वारा महिलाओं के खिलाफ लिए गए फैसलों की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रेस रिलीज जारी की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में कहा है कि महिलाओं के विश्वविद्यालयों में बैन को लेकर आ रही रिपोर्टों को लेकर सुरक्षा परिषद बहुत चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने और महिलाओं के खिलाफ बनाई गई अपनी नीतियों और प्रथाओं को तेजी से बदलने का आह्वान किया। इसके अलावा सुरक्षा परिषद ने उन रिपोर्ट्स पर भी चिंता जाहिर की है कि तालिबान ने गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महिला कर्मचारियों को काम पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। उसे लेकर यूएनएससी ने कहा है कि तालिबान के इन फैसलों से देश में मानवीय कार्यों पर काफी असर पड़ेगा। तालिबान द्वारा महिलाओं के खिलाफ लिए गए फैसलों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अनुचित और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया। अपने ट्वीट में एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के रोजगार और शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध अनुचित हैं और ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। महिलाओं और लड़कियों को मुख्य धारा से बाहर रखना अफगान लोगों की क्षमताओं को कम करना है। दक्षिण सूडान की पूर्वी जोंगलेई स्टेट में 4 दिनों के जातीय संघर्ष में अब तक 56 व्यक्ति मारे गए हैं। ग्रेटर पिबोर प्रशासनिक क्षेत्र के एक अधिकारी ने बताया कि नुएर समुदाय के युवकों द्वारा एक अन्य जातीय समूह पर हमले के बाद झड़प शुरू हुई। सशस्त्र नुएर युवकों ने गुमरुक काउंटी और लिकोआंगोल काउंटी में मुरले समुदाय पर हमले किए। सरकार समुदायों के बीच संघर्ष रोकने में जुटी है, लेकिन ये अभी भी जारी है। अधिकारी के अनुसार मारे गए लोगों में 51 नुएर हमलावर हैं, जबकि 5 मुरले रक्षक मारे गए हैं। दक्षिण सूडान का क्षेत्र कई दशकों से मवेशी और भूमि पर कब्जे को लेकर संघर्षग्रस्त रहा है।
यूक्रेन में रूसी अभियान के कारण उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा लागू करने वाले देशों के विरुद्ध रूस ने तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूसी सरकार की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक राज्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आपूर्ति के अनुबंध पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य सीमा तय करने वाले विदेशी संस्थानों और व्यक्तियों को तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी गई है। यह आदेश अगले साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 महीने के लिए लागू रहेगा। राज्यादेश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रतिबंध के दायरे में आने वाले देशों को पेट्रोल आपूर्ति की विशेष अनुमति दे सकते हैं। रूसी पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा G7 देशों के समूह ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने पर इस महीने की 5 तारीख को लागू हुए थे। इसमें देशों को प्रति बैरल रूसी तेल पर $60 से अधिक के भुगतान पर रोक लगाई गई थी। रूस सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। उधर अमेरिका में बर्फीले चक्रवाती तूफान से अब तक 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क का वेलो शहर इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वेलो में अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूरे अमेरिका में तापमान में गिरावट आई है। भारी हिमपात से कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के कारण हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। तूफान में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। न्यूयॉर्क स्टेट के अधिकारियों ने कहा कि आपातकर्मी तूफान में लोगों को तलाश रहे हैं। न्यूयॉर्क में बचाव अभियान में सहायता के लिए नेशनल गार्ड के सैकड़ों सैनिकों को तैनात किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क स्टेट के लिए आपातकालीन केंद्रीय मदद की मंजूरी दे दी है। न्यू जर्सी स्टेट ने न्यूयॉर्क स्टेट में आपातकालीन मदद भेजी है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।